हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिनका सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएफएस ज्वाइन करना। ये सारी पोस्ट हमें यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू मिलती हैं। और भी बहुत सारी ए ग्रेड बी ग्रेड की पोस्ट होती हैं जो कि हमें इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का क्या मतलब कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी इस वीडियो की, तो आप उनकी किसी भी तरह से एक थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएएस के लिए या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है गाइस, वो होती है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो। इट डजेंट मैटर कि आप बीए से ही हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट में ही आपका ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग में आपका, नो, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 21 ईयर्स एटलीस्ट आपकी एज होनी चाहिए। और आपका जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब आते हैं एज पे। तो इसका एज जो है अटेम्प्ट, ठीक है, कि हम कब तक इसको कंटिन्यू इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर एग्ज़ाम ही देते रहना है यूपीएससी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक निर्धारित टाइम होता है, एक निर्धारित अटेम्प्ट होता है जहाँ तक ही हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो जनरल का होता है ये हमारा होता है मैक्सिमम एज इनकी हमारी जो है 32 ईयर्स होती है। ठीक है, और इनका जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट है, सॉरी ये थोड़ा सा, इसमें जो है जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल के लिए वो 6 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इनके 6 होते हैं। और जो है इनकी मैक्सिमम एज जनरल की 32 ईयर्स होती है। और ओबीसी के लिए ये एज हमारी जो है वो मैक्सिमम एज इनकी 35 ईयर होती है। और इसका जो अटेम्प्ट होता है ओबीसी के लिए वो 9 अटेम्प्ट होता है, यानी कि 9 बार कोई भी ओबीसी का बच्चा, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा 9 बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है 35 साल तक की उम्र तक। और जो एससी एसटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी जो एज है मैक्सिमम एज वो 37 ईयर्स होती है। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो होता है वो उनका एज लिमिट तक होता है। उनको मतलब 37 साल के हैं वो, तो 37 साल तक वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो डिसेबल्ड होते हैं उनकी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। ठीक है, और वो इस एग्ज़ाम को, इनका नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो है वो भी उनका 42 ईयर्स तक है, वो कितने भी टाइम तक उसको दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसके प्रोसेस में मेनली 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्रैक करना होता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद मेंस आता है, मेंस के बाद इंटरव्यू आता है, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको पोस्ट दी जाती है आपके रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स, प्रीलिम्स जो होता है ये पूरा का पूरा जो एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड देन रिज़ल्ट। तो इस पूरे प्रोसेस में एटलीस्ट 10 महीने लग जाते हैं। 10 महीने बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो ये एटलीस्ट पूरा 10 महीने लग जाता है इसमें। तो ये जो होता है प्रीलिम्स का सिलेबस, इसमें मेनली 2 पेपर होते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1, और दूसरा पेपर जो होता है वो सीसेट का पेपर होता है। तो जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें आपका जनरल साइंस आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट,
इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब आपके जीएस पेपर 1 में आता है। और सीसैट में आता है आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आती है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक न्यूमरेसी एंड मेंटल एबिलिटी। और जो आपका सेकेंड पेपर सीसैट वाला होता है, ये सिर्फ आपका पासिंग मार्क क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते प्रीलिम्स में, ठीक है, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। और आपका आप आगे मेंस के लिए अपीयर होंगे कि नहीं, ये आपका पेपर 1 डिसाइड करता है, ठीक है, कट ऑफ उससे ली जाती है। अब हम आते हैं इसके मेंस के पैटर्न पे कि इस एग्ज़ाम का मेंस का पैटर्न क्या होता है। तो मेंस के पैटर्न में मेनली फ्रेंड्स 4 इसके मेन एक तरीके से होते हैं। कंपलसरी पेपर होता है लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है, कंपलसरी है, वो देना ही देना है, ठीक है। तो और एक होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज आप एरिया वाइज, अपने सिटी वाइज, अपने रीजन वाइज कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी के हैं, इधर नॉर्थ साइड के हैं, तो आप हिंदी अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं। कोई बच्चा साउथ का है तो वो अपनी लैंग्वेज को उधर की ले सकता है, ठीक है। तो वो अपना एरिया वाइज अपनी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। लेकिन ये पेपर कंपलसरी होते हैं और ये पासिंग मार्क होते हैं। इसका आपके रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आपका इन पेपर्स में कम मार्क्स भी है। लेकिन ये बात भी होती है, अगर आप इन पेपर्स में को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी आगे की कॉपीज़ में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो, बहुत अच्छी रैंक बन रही हो, इट डजंट मैटर, आप मेरिट लिस्ट में आएंगे ही नहीं अगर आप कंपल्सरी पेपर्स में पास नहीं होते हैं तो। फिर एक इसका इम्पॉर्टेंट पेपर आता है एसे का। एसे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मेनली आपका रैंक बनने में ऐसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप एसे राइटिंग किस तरीके से करते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीएस के 4 पेपर्स। जीएस में मेनली 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी देखते हैं कि इन पेपर्स में क्या होता है। और लास्ट होता है आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शनल में मेनली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 2 एग्ज़ाम ऑप्शनल के हो गए। तो वो आप जो भी ऑप्शनल लेंगे, हिस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शनल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे, मतलब 1-2 रेयर केस में अगर आप छोड़ देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल के लिए चूज़ करने के लिए दिए गए हैं, प्रेफर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जीएस का। तो जीएस पेपर 1 जो होता है वो उसमें है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये है पेपर 1 में। एक तरीके से मोटा मोटी अगर आप देख के बोलेंगे तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हमारा पेपर 1 में आता है। और पेपर 2 में जो है वो हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो टॉपिक है वो हमारे पेपर 2 में इंक्लूड हैं। और पेपर 3 जो है वो हमारा जनरल स्टडीज़ का, वो उसमें आता है हमारा मेनली इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आता है आपका पेपर 4 और इसमें मेनली आते हैं आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चारों पेपर मिला के लगभग सारे पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं और 1000 का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका इंटरव्यू वाला पैटर्न। फिर इंटरव्यू जो कि अलग से होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी उसको बोला जाता है, उसकी अलग रैंकिंग, उसकी अलग मार्किंग रहती है और फिर सारा का सारा ऐड करके आपकी रैंक बनती है और उसी रैंक के हिसाब से आपको आपकी पोस्ट दी जाती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।